अगर बीजेपी में इतनी हिम्मत होती ना, चुनाव से पहले अपना चीफ मिनिस्टर घोषित करके लड़ लिए होते। लेकिन इस पार्टी को आप जानते हैं, ये सहयोगी के साथ रहती है, उसी के साथ सत्ता में आती है और बाद में अपने सहयोगी को ही खा जाती है। अजीत पवार से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल किसका हो सकता है? अजीत पवार के भतीजे बाहर में दिखने में कितने इन्फ्लुएंसर लगते हैं। रोहित पवार अपने चाचा के हत्या का FIR महाराष्ट्र में नहीं करा सके, आखिरकार उनको राहुल जी से मिलना पड़ा। राहुल जी के कहने पे वो कर्नाटक में 0 FIR दर्ज हुआ है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब रोहित पवार जैसा, जो पवार खानदान का लड़का, जो खुद विधायक है, जब वो अपने चाचा के हत्या का FIR नहीं दर्ज करा सकता है, एक आम आदमी की क्या हैसियत है? आप इसी बिहार के चुनाव को, बिहार जो 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें NDA गठबंधन नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े थे और उनका स्लोगन भी था 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो बीच में ही 26 में ही नीतीश जी को साइड करके सम्राट चौधरी को CM बना दिए। इसको कैसे देखते हैं? हम जब चुनाव के बीच जब डिबेट्स में जाते थे, 500 से ऊपर हमने डिबेट किए, सिर्फ और सिर्फ जुलाई से लेकर नवंबर के बीच, चुनाव के तक के बीच। हम लोग बार बार इस डिबेट में कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार को ये चुनाव के बाद हराएगा। लेकिन उस टाइम जदयू का प्रवक्ता लोग भी बोलते था नहीं नहीं, रहेंगे तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। और आखिरकार देखिए ये हुआ। देखिए बिहार का जो चुनाव है ना, वो नीतीश कुमार के ही फेस पे लड़ा जाता है, क्योंकि नीतीश जी बहुत साल से रहे हैं, उनके पास एक अपना सुदृढ़ वोट बैंक है, उनका एक अपना क्रेडिबिलिटी है। और हर जगह नारा क्या था? 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा था। लेकिन चुनाव जीत के अब ये कह रहे हैं, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेसी शासन चला रही थी। कहीं कहीं मैं उठ रहा हूँ, पर उस दिन मैं न्यूज़ 18 के डिबेट में था, वहाँ भी अरे आपको पहले से नहीं पता था कि प्रत्यय अमृत, आनंद किशोर और दीपक कुमार मिलकर सरकार चला रहा है? जब बात ब्यूरोक्रेसी की है तो ये तो सबको पता था। कहने का ये मतलब है ये बिहार के जनता के साथ छलावा किया गया है। अगर बीजेपी में इतनी हिम्मत होती ना, चुनाव से पहले अपना चीफ मिनिस्टर घोषित करके लड़ लिए होते। लेकिन इस पार्टी को आप जानते हैं, ये सहयोगी के साथ रहती है, उसी के साथ सत्ता में आती है और बाद में अपने सहयोगी को ही खा जाती है। अजीत पवार से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल किसका हो सकता है? अजीत पवार के भतीजे बाहर में दिखने में कितने इन्फ्लुएंसर लगते हैं। रोहित पवार अपने चाचा के हत्या का FIR महाराष्ट्र में नहीं करा सके, आखिरकार उनको राहुल जी से मिलना पड़ा। राहुल जी के कहने पे वो कर्नाटक में 0 FIR दर्ज हुआ है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब रोहित पवार जैसा, जो पवार खानदान का लड़का, जो खुद विधायक है, जब वो अपने चाचा के हत्या का FIR नहीं दर्ज करा सकता है, एक आम आदमी की क्या हैसियत है? आप इसी से जान सकते हैं। तेजस्वी यादव कहते अगर CM बने भी हैं तो ये हमारे ही पाठशाला से पढ़े हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए वो पहले कई पार्टी में रहे हैं, वो जदयू में भी रहे हैं और RJD में भी रहे हैं। मेरा बस उनसे यही कहना है, सम्राट जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर एक तो वो मुख्यमंत्री अब हैं, सबसे पहले तो वो 2 कोशिश करें। बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पिछले 3-4 महीने में गड़बड़ाया है, चाहे हम जहानाबाद की लड़की का बलात्कार का केस देख लें, या हमने देखा रड़िया में किस तरीके से आदमी का गर्दन काट के फेंक दिया गया। एक जगह हमने देखा कैसे पुलिस वाले पिटाई खा रहे, महिला पुलिस भी पिटाई खाई है। तो पटना में नेट छात्रा के साथ जो हुआ, वही जो जहानाबाद की लड़की के साथ, तो कहने का मतलब सबसे पहले तो वीमेन का जो सिक्योरिटी है उस पर ध्यान दे। आए दिन बिहार में पेपर लीक होता है, कोई 1-2 पेपर लीक होता है। अभी AEDO का कंडक्ट हुआ, वो भी लीक हो गया है पेपर। तो कहने का मतलब कम से कम इस पे ध्यान दे, क्योंकि बेचारा बिहार का बच्चा सब जवानी का 7 साल, 8 साल, 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में बिता देता है और उसको मिलता क्या है? 300-400 सीट होता है, 8 लाख 9 लाख बच्चा एग्जाम देता है, अब फेल तब फेल, फिर ट्यूशन पढ़ा के आदमी अपना एक सरकारी नौकरी, पूरी जवानी चली जाती है इसी चीज़ में। और आखिरी बात, जो उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम 50 लाख करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, माना आपने झूठ बोला, 50 लाख करोड़ छोड़िए, अब 500 करोड़ का भी FDI ला दीजिए, ताकि फॉरेन कंपनीज आएंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी पंचायती राज मंत्री से बात हुई थी, हम एक कॉन्क्लेव में गए थे। मैंने पंचायती राज मंत्री को खुद कहा कि ऐसे ऐसे बात है, अगर आप इन्फोसिस को लाने में मदद कर सकते हैं तो आप मदद कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा है कि हम अगले महीने एक बार कोशिश करते हैं, देखिए आगे क्या होता है। क्या लगता है सम्राट चौधरी के आने के बाद बिहार में शराब लागू होगा या शराबबंदी ही रहेगा? हर जगह तो शराब मिल ही रहा है, और दिक्कत क्या होगा कि पहले जो भी लीगल 5,000 करोड़ आता था शराब, अब वो टोटल इलीगली ये सारा पैसा बीजेपी और जदयू के नेता खा रहे हैं, कुछ अफसर खा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप शराब को लागू ही कर दीजिए, क्योंकि जिसको जहाँ तक लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि लोग शराब पी के रोड पे हंगामा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो भाई पुलिस इतनी किस बात की है? बिहार के पास तो ऐसा भी नहीं ना कि पूरी 3.5 लाख करोड़ का बजट है ना हमारे पास। अगर आप 5 करोड़ 6,000 करोड़ का भी और बजट कर देंगे, और सबसे पहला तो बात है कि बिहार का रिवेन्यू का सोर्स बढ़ाएं। मेरा उनसे यही कहना है
क्योंकि भाई सीए जी का कहना है कि 95,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ है किसी को नहीं पता। मानव पैसा टोटल घोटाला कर गए। जब 3.5 लाख करोड़ का आपका बजट है, 9.5 लाख करोड़ का आपका जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप यहाँ पे रिवेन्यू का सोर्स उत्पन्न कीजिए। क्योंकि देखिए कई अखबार ये छाप रहे हैं कि कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी टेंडर नहीं मिल रहा है, उसके लिए बिल पास नहीं हो रहा है। ऐसे में राज्य कैसे चलेगा? इसीलिए नए मुख्यमंत्री बने हैं, पहले तो उनको बधाई नए मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम सर पे है, बेरोजगारी ये सब तो है, लेकिन इन सारी चीज़ों पे वो काम करें। क्योंकि अगर काम नहीं होगा, वैसे भी हम लोग, आप कोई भी इंडेक्स उठा कर देख लीजिए तो बिहार देश के सबसे अंतिम श्रेणी में आता है, चाहे वो एजुकेशन का इंडेक्स हो, चाहे वो हेल्थ का इंडेक्स हो। अगर और भी नहीं किया जाएगा तो यहाँ के जनता के साथ ही बहुत धोखेबाजी होगी। क्या लगता है आपको, सम्राट चौधरी पूरा अपना कार्यकाल 5 साल पूरा कर पाएंगे? देखिए ये तो भविष्य के गर्त का बात है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाह रहा। मैं बस यही करना चाह रहा हूँ कि नाउ ही इज़ द डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो अब वो चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो जब बन गए हैं तो काम सीरियसनेस करें। दिखावे का काम नहीं होना चाहिए, नरेंद्र मोदी टाइप की ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आंकड़ा झूठाबाजी कर रहे हैं। सही में काम करें। क्योंकि देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपये महीना है। शिवहर, सीतामढ़ी जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 2,000 रुपया, 3,000 रुपया महीना है। मैं मानता हूं कि इनकम में डिस्क्रिपेशन होता है, फिर भी जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 6,000 रुपया महीना होगा, आप यही से उम्मीद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पे, वो परिवार अपने हेल्थ पे, वो परिवार अपने एजुकेशन पे किस चीज़ पे खर्च करेगा। इसलिए बिहार में बहुत सारे जॉब्स जनरेशन की ज़रूरत है और बिहार के पर कैपिटा इनकम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की हर हाल में आवश्यकता है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सम्राट चौधरी के एजुकेशन पे सवाल उठ रहा है, तो राजनीति में एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? मैं तो मानता हूं कि राजनीति में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए भारत के संविधान में एजुकेशन एक क्राइटेरिया इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि मान लिया कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, वो लोगों से बहुत मिलजुल भी रहा है, उनके परेशान होने पर वो हॉस्पिटल भी जा रहा है, टाइम पर उनके साथ थाना भी जा रहा है, तो था कि भाई ऐसा लोग कम से कम नहीं रुक जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कारण। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारत एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम दुनिया में, आप सिंगापुर का स्थिति उठा के देख लीजिए, जब तक सिंगापुर एक कॉलोनी था उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। एक प्राइम मिनिस्टर उनके आए जो कि बेहद पढ़े लिखे थे और उन्होंने सिंगापुर को रूपरेखा बदल दिया। आप हिंदुस्तान का उठा के देख लीजिए, उस टाइम के हमारे जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं या चाहे हमारे जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स हैं, सब लोग बेहद पढ़े लिखे हैं, चाहे गांधी हों चाहे नेहरू हों। हमारे नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कितने बड़े विद्वान थे। और उसी का परिणाम देखिए कि जब देश के पास आर्थिक सीमित था, जिस देश का पर कैपिटा इनकम साल का 240 रुपया सालाना हो, 20 रुपया महीना, उसके प्रधानमंत्री का, और जिसकी कुल इकॉनमी 2.7 लाख करोड़ हो तो 1947 में, उसका भी प्राइम मिनिस्टर सोच सकता है कि हम IIT बनाएंगे, हम एम्स बनाएंगे, हम DRDO बनाएंगे, हम इसरो बनाएंगे। ये तभी होता है जब आप बहुत विद्वान होते हैं, आप दुनिया भर के विषय को पढ़ते हैं। और राजनीति में तो मैं ये मानता हूँ कि आपको कई सारे विषय का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब आप राजनीति में होते हैं तो आपको हर मैटर में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि सबके साथ आपको डील करना है। तो नेता का तो पढ़ा लिखा होना बहुत ही अति आवश्यक है। प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से गरीबों का शोषण कर रहा है, उसका एडमिशन चार्ज इतना ज़्यादा हो गया है, जो उसका बुक है, बुक सब बड़ा महंगा हो गया है, उस सबको कैसे देखते हैं कि कैसे होगा? गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे? सरकारी में पढ़ाई होती नहीं है, प्राइवेट में कैसे पढ़ा पाएंगे? नहीं, ये आपने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। मैं कई जगह ये बात सुन भी रहा हूँ। और आप हालत देखिए ना बिहार में, वो कहते हैं कि हम जो है 60,000 करोड़ बिहार में एजुकेशन बजट लाए हैं, हमारे बजट का 22% हमारा एजुकेशन बजट है। और फिर भी ये स्थिति, जब आप पैसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब आप पैसा खर्ची कर रहे हैं, आखिरकार मेरा तो यही कहना है कि सरकारी स्कूल को ही इतना मजबूत किया जाए कि लोग बच्चे को अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजे ही नहीं। ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करेंगे, जब आप वहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करेंगे। अभी पिछले महीने में महुआ एक विधानसभा है, महुआ विधानसभा के मैं एक स्कूल में गया था, तो मैं वहाँ जाकर बात कर रहा था कि आखिर लेबोरेटरी की क्या स्थिति है। मैंने देखा कोई लैब काम नहीं कर रहा, जो लैब भी काम कर रहा, अगर आप क्लास 11-12 के बच्चे को फिजिक्स के लैब, केमिस्ट्री के लैब में नहीं भेजेंगे। देखिए साइंटिफिक टेम्पर का बात क्यों उठता है? क्योंकि जब तक आप बच्चों को साइंस में नहीं लाएंगे, वो कुछ भी नया नहीं जान पाएगा। उसको क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो क्या जानता है कि रोबोटिक्स क्या है, वो क्या जानता है कि रेयर अर्थ मिनरल क्या है। और आज का, अभी का दुनिया और अगला 20 साल का दुनिया इन्हीं सब चीज़ों पे चलना है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि सरकारी स्कूल को बहुत अधिक मजबूत किया जाए और अधिक मनी पंप किया जाए, चाहे उनके बिल्डिंग्स को हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हो। और जहाँ तक बात है प्राइवेट स्कूल का, तो जो बोर्ड उनको कवर अप करती है, इस पर तो बिल्कुल निगरानी होना चाहिए। क्योंकि ये पहले भी ये बात उठ रहा था कि वो जो है फीस बढ़ा के कहते कुछ और हैं और जो गार्जियन है उससे कुछ और पैसा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है।
प्राइवेट स्कूल में एडमिशन उसी स्कूल में, बुक भी उसी स्कूल में मिलता है, पूरा जो ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म भी उसी स्कूल में मिलता है। तो ये सब तो एक तरीके से लूट ही है। अरे वो उसको कहते भी नहीं है कि नेक्सस है, ये टोटल होता है कि भाई आप यहीं से बुक खरीदेंगे, आप यहीं से खरीदेंगे ताकि सारे लोग मिले हों, ड्रेस के बहाने, बुक्स के बहाने, वो जितना अधिक जो है मैंने पैसा उछल सके। और आप देख लीजिए बिहार में अगर प्राइवेट स्कूल्स का उतना ही अधिक बोला बाला होता है या वहाँ का इतना ही हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन होता है, हम अपने देश का हम बात करते हैं ना, बिहार में सुनते हैं क्या कि कोई नया मशीन का इन्वेंशन हो गया, किसी ने फेसबुक बनाया, किसी ने इंस्टाग्राम बनाया, किसी ने ट्विटर बनाया, किसी ने उड़ता हुआ रॉकेट बनाया, ऐसा आप सुनते हैं। मतलब है कि आपका एजुकेशन बहुत ही मिनिमल स्टैंडर्ड एजुकेशन है। इसीलिए जो आपने बात कहा कि प्राइवेट एजुकेशन का बात, सरकार को बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन बोर्ड को इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि पेरेंट्स का शोषण नहीं हो। क्योंकि एक बार पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, फिर तो उनकी मजबूरी हो जाती है वो सारे डिसीजंस को कंप्लाई करें। ये बेहद गलत है, सरकार पे इस पर बिल्कुल जो है नज़र रखनी चाहिए। जिस तरीके से अभी नेपाल का प्रधानमंत्री नए बने हैं और नेपाल में पूरे प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए हैं, तो क्या लगता है उसी तरीके से इंडिया या बिहार में भी बंद होना चाहिए प्राइवेट स्कूल? देखिए वो बिल्कुल गलत है, वो बोलन साहब बहुत ही एब्रप्ट डिसीजन ले रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ है और वो देशव्यापी है, उसको बंद करना है, खुला रखना है, क्या करना है, उसके लिए कमेटी का गठन करना होता है। जो भी एक सब्टल प्राइम मिनिस्टर होता है या जो सही मायने में काम करना चाहता है, वो उस कमेटी में वैसे लोगों को रखता है जो कि एजुकेशन से संबंधित हों, एजुकेशन को समझते हों, खुद भी एजुकेशनिस्ट रहे हों। बिना कोई कमेटी बैठाए, बिना कुछ उठाए आप सीधे एक बार कह दिए कि हमने सारे प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया, क्लास 5 तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इस तरह का एरिस्टोक्रेटिक डिसीजन और जो तानाशाही डिसीजन है, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये सब डिसीजन को सही नहीं मानता हूँ। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।